Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Hmm. So exercise 7.2, the topic name is integration by the first method which is substitution. Substitution method कल start किया. In the techniques of integration तीन methods हैं उसमें पहला method हमने start किया. एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन हो गया और एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने? यहाँ तक कर लिए, राइट? तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज में आगे एंड देखते हैं आगे सब्स्टिट्यूशन और कैसे डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रल्स में यूज होगा. क्वेश्चन नंबर 6 देखो. जो हो गया हमारा इंटीग्रल, हियर द गिवन इंटीग्रल इज. इसको इंटीग्रल फॉर्मेट में चेंज करेंगे सारे क्वेश्चंस को, जैसे कल कर रहे थे. आई से इक्वेट कर देंगे, इक्वल टू रूट एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट करना है. सोचो क्या किया जाए. अब देखो, अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें x जो है लीनियर पावर लेके बैठा है, जिस इसमें लेके बैठा है लीनियर पावर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इस टाइप की पावर नहीं है, तो वो कितनी भी भयानक तरीके में रखा हुआ हो, उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन रूल से इंटीग्रेट कर सकते हैं. क्योंकि जब हम चेन रूल लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जब हम इसका चेन रूल सोचेंगे, तो अगर ये खुद लीनियर है तो इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट मिलेगा, और कांस्टेंट को हम एडजस्ट करना जानते हैं. बट अगर मान लो कि अगर ये क्वाड्रेटिक होता, तो इसका डेरिवेटिव खुद वेरिएबल मिलता, कांस्टेंट नहीं मिलता. क्या मिलता? 2ax. और वेरिएबल एडजस्ट नहीं होता इंटीग्रल में. ऐसा नहीं होगा कि हम चेन रूल से, जैसे सपोज करो इसका इस समय डेरिवेटिव क्या आ रहा है, a. चेन रूल से हम क्या करते, अगर डिफरेंशिएशन करते तो चेन रूल से मल्टीप्लाई कर देते इसके डेरिवेटिव से. तो अभी हम उल्टा प्रोसेस फॉलो कर देंगे कि हम डिवाइड कर देंगे ए से. बट ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब ये चीज कांस्टेंट हो. अगर ये चीज वेरिएबल है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो हम डिफरेंशिएशन में चेन रूल में मल्टीप्लाई करते थे उसका उल्टा भी डिवाइड कर दें. ठीक है. तो अगर एक्स लीनियर फॉर्म में है तो वो किसी भी भयानक फॉर्म में हो, किसी भी भयानक फॉर्म में, उसको पॉलिनोमियल जो फंक्शन का जो रूल चलता है उससे इंटीग्रेट कर दो, बस दैट्स इट. तो देखो हम इसको क्या कर सकते हैं. ए एक्स प्लस बी है, इसको हम लिख देते हैं इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी. के ऊपर रूट है तो रूट का मतलब हाफ पावर होती है, इस तरीके से लिख देते हैं इसको. चलेगा. अब बिल्कुल जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन रूल होता है वैसे चलाओ. हाफ है तो हाफ प्लस वन, 3/2 ऊपर भी और नीचे भी. 3/2, 3/2 पर चेन रूल से अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव क्या होगा, ए. उससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्या होगा, डिवाइड होगा. अगर डिफरेंशिएशन चल रहा होता तो मल्टीप्लाई होता, डिवाइड. ठीक है. अगर ये ए कांस्टेंट नहीं आके वेरिएबल आएगा तो फिर डिवाइड नहीं करना, फिर सब्स्टिट्यूशन करना है. कुछ ना कुछ ऐसा बनाना है उसको, है ना. तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा ये, और इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2. चेक करो आंसर. हो गया मैच. अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्वेश्चन तो था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसमें तो हमने कोई सब्स्टिट्यूशन यूज ही नहीं किया. किया क्या बताओ. तो सब्स्टिट्यूशन यूज मान लो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो अगर वो कहता है बस इंटीग्रेट करके छोड़ दो, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर वो कहता है नहीं नहीं साहब सब्स्टिट्यूशन से ही करो, मतलब कंपल्शन डाल दिया जाएगी सब्स्टिट्यूशन से ही करो, वैसे तो इंटीग्रेट हो गया, बट कंपल्शन डाल दिया जाएगी सब्स्टिट्यूशन से ही करो, तो फिर क्या करें, फिर कुछ ना कुछ टी लेना पड़ेगा. तो लेट से अगर इसको सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करें, तो इसके अंदर वाले ए एक्स प्लस बी को हम ले ले टी. लेट ए एक्स प्लस बी बी टी. ले लिया. ओके. अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, रूल से याद है ना. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू
देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, बोथ साइड्स लिख के छोड़ दो बस। ठीक है, वी गेट। सो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव बोलो। ए डी एक्स, ए डी एक्स और टी का डी टी। तो यहां से डी एक्स की वैल्यू क्या आई बताओ? डी टी बाय ए। सो हमारा इंटीग्रल किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया वो देखो। इंटीग्रल रूट ए एक्स प्लस बी को टी लिया है, और dx को क्या लिया है? dt बाय ए, जिसका 1/a कांस्टेंट फॉर्म में बाहर आएगा और ये dt रह जाएगा अंदर। ठीक है, 1/a। अब रूट टी को इंटीग्रेट करो, कैसे करते थे? क्या? 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। यहाँ पे प्लस सी नहीं लगा, इंटीग्रल करने के बाद प्लस सी, प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? 2/3a टी की पावर 3/2 प्लस सी। और टी को भी अगर आप डी सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट वाज टी देयर? ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। तो यू कैन सी सेम आंसर आ गया मेरे पास। तो ये सब्स्टिट्यूशन से आया, और वो विदाउट सब्स्टिट्यूशन आ गया। अब एग्जाम में केवल इंटीग्रेट करें तो ऐसे कर लो, और अगर नहीं कैसे नहीं सब्स्टिट्यूशन से ही करो तो ऐसे करो। ठीक है। और मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता, तो फिर ऐसा तो कोई तरीका ही नहीं है उसके लिए, फिर तो है ही सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका। ठीक है, क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। अच्छा, वन मोर थिंग, जब हम सब्स्टिट्यूट भी कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था? जितना बड़े से बड़ा फंक्शन हो सके उसको टी लो, है ना? तो आप चाहते तो इसमें एक्स भी टी ले सकते थे, लेकिन आपने थोड़ा सा बड़ा फंक्शन लिया, एक्स प्लस बी। आप चाहो तो ये पूरा रूट समेत भी टी ले सकते हो। अब अगर मैं रूट समेत टी लेता तो सोचो क्या होता। अगर मैं रूट ए एक्स प्लस बी समेत टी ले लेता, अब जब अगर आप रूट के साथ टी ले रहे हो, तो इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले रूट को उधर पहुंचा दो, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट वाली क्वांटिटी निकल के आएगी, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। तो क्या करते हैं हम इसको, रूट को उधर भेज दें, तो एक्स प्लस बी की वैल्यू टी स्क्वायर। अब आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करो, तो ये वही एक्स ए डी एक्स, और वो क्या बनेगा? 2t डी टी। तो यहां से dx की वैल्यू चाहिए थी आपको, तो वो क्या बन गई? 2/a टी डी टी। राइट, अब आप सब्सटीट्यूट करो उधर, तो आई क्या बनेगा बताओ? इंटीग्रल, आपने रूट ए एक्स प्लस बी पूरा ही टी लिया था, तो केवल टी बचेगा यहाँ तो। उसके बाद आपने dx की वैल्यू क्या रखी है बताओ? 2/a टी डी टी। इसमें से 2/a बाहर चला जाएगा, 2/a गया बाहर, टी इंटू टी क्या बना? टी स्क्वायर डी टी। अब टी स्क्वायर को इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, क्या बनेगा? t³ बाय 3 प्लस सी। तो ये क्या बन जाएगा? 2/3 है टी क्यूब। अब आपने टी ये लिया था, तो उसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? ये 1/2 पावर है, हाफ का क्यूब करेंगे तो 3/2 पावर हो जाएगी। सेम आंसर वही आ जाएगा, 2/3 है एक्स प्लस वाई की पावर 3/2। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं सब्स्टिट्यूशन में भी, आप बड़े से बड़ा फंक्शन लेने की कोशिश करो। अब आप देखो, यहाँ पे आपको रूट टी को इंटीग्रेट करना पड़ा था। फाइनल इंटीग्रेशन किसका हुआ? रूट टी। यहाँ पे फाइनल इंटीग्रेशन किसका हुआ? कौन सा ज्यादा आसान है? टी स्क्वायर। जितना बड़े से बड़ा सब्स्टिट्यूट करोगे उतना इंटीग्रल आसान बनेगा। समझे? चले हम नेक्स्ट पे। अब आप कोशिश करना बाकी फंक्शन बड़े से बड़ा लें। ओके, हाँ जी, आओ। ये है इंटीग्रल एक्स इंटू रूट एक्स एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब ये तो विदाउट सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता, जैसे पिछला वाला तो विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी हो पा रहा था, ये तो हो ही नहीं सकता। सोचो उसमें क्या करें। रूट एक्स प्लस टू को टी लो, चाहो तो एक्स प्लस टू को भी ले सकते हो, और चाहो तो रूट एक्स प्लस टू को भी ले सकते हो। तो लेट से मैंने रूट एक्स प्लस टू को ले लिया टी। लेट रूट एक्स प्लस टू बी टी। जब अब हम पूरे को टी लेंगे, रूट समेत लेंगे स्पेशली, तब मैंने क्या कहा था? डिफरेंशिएट करने से पहले रूट को उधर पहुंचा दो। ठीक है ना? सो एक्स प्लस टू की वैल्यू टी स्क्वायर। अच्छा, अब आपकी नजर इधर भी होनी चाहिए, मेरे को एक्स की भी वैल्यू चाहिए, तो आप एक्स की भी वैल्यू यहां से निकालो। तो एक्स की, अब आप मतलब इसको अभी भी डिफरेंशिएट करने से पहले टू को भी वहां पहुंचाओ। t² - 2। अब आप इस फॉर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो देखो, आपके पास एक्स की वैल्यू भी है, और आपको एक्स का dx बन जाएगा, तो dx की वैल्यू भी आ जाएगी, एक्स की भी आ जाएगी, dx की भी आ जाएगी।
ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। with respect to their respective variables we get। तो x का dx और t² - 2 का बस dt कौन लगाएगा? 2t dt। ठीक है, सो आवर i बिकम्स समवॉट लाइक दिस। i इक्वल टू कॉन्स्टेंट 2 है, उसको बाहर निकाल दो। x की वैल्यू क्या निकाली आपने, देखो, t² - 2। और उसके बाद √x+2 क्या माना है? t। और फिर dx क्या माना है? 2t का 2 तो बाहर गया, t dt। ये एक्सप्रेशन बन गया। इन सबको पहले सॉल्व कर लो। t × t यानी t² बाहर है। t² बाहर है तो t² × t², t⁴ -2t²। सही है, dt। अब इसमें से भी 2 अभी ओवरऑल बाहर रखा हुआ है। ठीक है, चलो इंटीग्रेट कर दें। 2 को बाहर रखो, ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, तो या फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाता है 2 इंटीग्रल t⁴ dt -2 × 4 इंटीग्रल t² dt। ठीक है, सो इट इज लाइक 2 t⁴ का क्या बनेगा? t⁵ प्लस c1 -4 × t² का क्या बनेगा? t³ / 3 प्लस c2। डन। ओके, c2 भी नहीं बनेगा ये कायदे से। देखो, 4 से आप मल्टीप्लाई कराओगे ओवरऑल को, -4 से। जब आप -4 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कराओगे तो c2 नहीं बनेगा। क्या बनेगा बताओ, सोचो। -4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा? t² का इंटीग्रल क्या होता है? बस इंटीग्रल में dt आएगा। t² का इंटीग्रल बताओ। t³ / 3 आगे क्या? प्लस c1 लगा दिया तो c2। अब ये पूरी चीज किससे मल्टीप्लाई हो रही है? -4 से। तो -4 t³ / 3 तो लगा दिया, -4 c2 आएगा। ये छोटी मोटी चीजों को ध्यान रखना, -4 c2 आएगा। हालांकि सब एंड में जुड़ जुड़ा के c बन जाएंगे, लेकिन एक बार जब अपन सॉल्व कर रहे हैं तो बाहर इंटी कांस्टेंट -4 है, तो फिर c2 को -4 से मल्टीप्लाई -4 c2 लिखना है। ओके, चलो अब कंपाइल करते हैं चीजों को। तो इट इज लाइक 2/5। t को डी सब्सटीट्यूट करो। क्या था t? ये रहा √x+2 यानी x⁻½ x+2 की पावर हाफ। और हाफ को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5/2। तो x+2 की पावर कितनी हो गई है? 5/2। -4/3 t³ का मतलब हो गया x+2 की पावर 3 है, तो 3/2 प्लस c लगा दें। वेयर c की वैल्यू बताओ? c1 -4c2। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड द फाइनल आंसर। चेक करो। समझ आया? कंप्लीट एक एक स्टेप लिखनी है। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी कैसे यूज किया है उसको भी ध्यान रखना है। उधर लेके जाके फिर इधर लेके आओ। देखिए, आ गई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, इसके डिफरेंट डिफरेंट चीजें अब आप खुद ट्राई करो। इस क्वेश्चन को 10 और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, √x+2 को आपने टी लिया। अगर आप x+2 को ही टी लेते तो क्या होता? ये घर पे बैठ के सॉल्व करना है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे √x+2 = टी क्लिक ना करे और x+2 = टी क्लिक कर जाए। तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। वो अगर होगा तो मेरे से होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा या मैं अटक जाऊंगा, वो सब सोचना है आपको खुद को। ठीक है, नेक्स्ट। या केवल एक्स को ले लें तो क्या होगा? अच्छा, वन मोर थिंग देखो। जब मैंने यहाँ पे, जब ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, तब रूट के अंदर बाइनोमियल था और बाहर मोनोमियल था। टी में कन्वर्ट होने के बाद अंदर बाइनोमियल हो गया और बाहर बाहर
सेम ही हो गया, सॉरी। ये जो ये था ना, ये मोनोमियल, ये बाइनोमियल बन गया, चेक करो। और जो ये बाइनोमियल टाइप की चीज थी, ये मोनोमियल बन गई। तो सवाल कई बार ये किया जाता है कि वैसे भी देखा जाए तो एक बाइनोमियल एक मोनोमियल था, और एक बाइनोमियल एक मोनोमियल अभी भी है। तो फिर दिक्कत क्या है? वैसे ही कर दो जैसे कर रहे थे। तो देखो, पहले वो रूट के अंदर था तो एक्स की एंट्री करना मुश्किल था। अभी वो रूट के बाहर है तो अब इसकी एंट्री करना आसान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ वन। अब एट्थ में आप खुद बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन करना सही रहेगा। हम्म। आपके फोन में इंटरनेट है क्या? एक बार आपके फोन में वो चलाओ, प्ले स्टोर। एक ऐप डाउनलोड करो, ड्रॉइड कैम, DROID। कैम, ड्रॉइड नहीं, ड्रॉइड डी। कर दो इंस्टॉल। हाँ सोचो। x × √1 + 2x का होल स्क्वायर dx, इसमें किसको लें, किसको सब्स्टिट्यूट? हम्म। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हमको उसको x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब x की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं तो सोचो क्या निकलेगी। 2x² की वैल्यू क्या निकली? t² - 1। x² की वैल्यू क्या निकली? t² - 1/2। ठीक है, तो रूट x की वैल्यू क्या निकली? t² - 1 डिवाइडेड बाय 2 का रूट। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट करूं और फिर इसको t लिख दूं, चलो इसकी जगह तो t लिख दिया गया, तो वो तो आसान हो गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। इसको आप इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं कर सकते। इसकी टेक्निक ही नहीं है अभी हमारे पास, ये आगे मिलेगी। समझ आया? तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर थोड़ा छोटा सब्स्टिट्यूशन करो, रूट के साथ ना लेके अगर केवल उसको ले लें तो सोचो। और उससे भी पार ना पड़े, उससे भी मुश्किल हो रहा है तो फिर और छोटा सोचो। ठीक है, I = dx। फाइन। तो अगेन ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगेन अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा x की जगह, तो रूट तो कुल मिला के रूट तो मेरा सॉल्व हुआ ही नहीं ना। तो फिर अगर रूट में ही रखना है तो वैसे ही सॉल्व कर लें। और छोटा लो, रूट के साथ पार नहीं पड़ी, उसके साथ पार नहीं पड़ी, और छोटा लो, तो 1 + 2x² की जगह अब क्या लो, केवल 2x² लो। ओके, अब एक चीज पे अपन ने नोटिस नहीं किया। जब हमारे पास इंटीग्रेंड में दो फंक्शंस हैं, तो हम एक को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं दूसरा क्या बना, दूसरा क्या बना, दूसरा क्या बना। बट हम dx के बारे में तो सोच ही नहीं रहे। हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि x dx क्या बना? हम x को अलग से क्यों सोच रहे हैं? हम x dx के बारे में सोचे ना सीधा ही, तो x dx वैसे ही कुछ ना कुछ बन जाएगा। मजा है? अब अगर सपोज करो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इस पार्ट को डिफरेंशिएट करो, चलो बिना उधर स्क्वायर लिए गए इसको डिफरेंशिएट करो। तो क्या हुआ इसका डेरिवेटिव बताओ? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट 2x dx। और दूसरी चीज, x² को भी उधर मत लेके ऐसे ही करो, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या बना बोलो? 1 तो 0 बन गया, 2 2 जा 4x dx, तो कांस्टेंट को तो एडजस्ट कर ही सकते हैं ना।
4x dx इक्वल टू क्या बना, dt। तो अब यहाँ से एक्स डी एक्स, मेरे को वहां पे क्या चीज अवेलेबल है, एक्स डी एक्स। तो मैं यहाँ से एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, क्या निकलेगी, डी टी बाय। अब कर दें, सब्सटीट्यूट हो गया काम। सो आई बिकम्स, देखो, एक्स डी एक्स तो बन जाएगा डी टी बाय फोर, जिसका हो गया 1/4 बाहर और डी टी अंदर। और 1 + 2 स्क्वायर को आपने टी लिया तो हो गया √t इंटू डी टी। हो गया काम, चेक करो ध्यान से देखो। एक्स डी एक्स क्या है, डी टी बाय फोर। ये रहा डी टी, ये रहा बाय फोर। रूट की जगह रूट और अंदर वाला टी है। हो गया पूरा सब्स्टिट्यूट। अब केवल √t को इंटीग्रेट करना है। क्या होता है √t का इंटीग्रल, 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। 2 से 2 टाइम्स ये कट भी गया। सो दिस इज 1/3 2 जा 6, और टी को डी सब्स्टिट्यूट करो, क्या था, 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस सी। मैच करो आंसर। अब एक बार फिर से सोचो, अगर रूट के साथ लेते तो हो जाता क्या, क्योंकि एक्स डी एक्स वाले एंगल हम पहले नहीं देख रहे थे। सपोज करो मैं रूट के साथ लेता, फिर 1 + 2x² को t² ले लेता, और फिर मैं इसी जगह इसको डिफरेंशिएट कर देता, तो रूट के साथ भी हो जाता। क्या आता इसका डेरिवेटिव, 4x dx। इसका क्या आता, 2t dt। तो ये 2 से 2 टाइम्स कट गया, तो एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाती t/2 dt। इंटीग्रल क्या बनता बताओ, एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या बनती, dt/2। तो 1/2 बाहर निकाल दूं और टी डी टी अंदर रख दूं। टी डी टी से पहले फिर ये भी लगाओ, तो ये क्या है, टी, ये भी टी है, तो टी इंटू टी डी टी। ज्यादा आसान बना, इंटीग्रल t² dt। t² का डेरिवेटिव और इंटीग्रल t³ बाय 3 प्लस सी। तो अगेन 1/6। टी क्या लिया है आपने, रूट के साथ लिया है ना, हाफ पावर के साथ लिया है। हाफ इंटू थ्री कितना बनेगा, 3/2। वही सेम बना, ठीक है। तो गलती क्या कर रहे थे, एक्स को निकालने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ये नहीं सोच रहे थे कि एक्स डी एक्स भी तो कुछ बनेगा। ये गलती कर रहे थे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन हम ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करेंगे। बोलो इसमें क्या करें। हम्म, किसको सब्स्टिट्यूट करें बताओ। पूरे रूट के साथ ले लें। लेट √x² + x + 1 बी टी। अब इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने से पहले उसको उधर भेजो, x² + x + 1 की वैल्यू t²। अब आप डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। सो व्हाट विल गेट, बोलो क्या मिलेगा। हम्म हम्म होल dx, होल मल्टीप्लाइड बाय dx, उधर क्या मिलेगा, dt। अब मेरे पास 2x + 1 dx है क्या, उधर चेक करो क्या है, 4x + 2 dx। तो इसमें से 2 निकाल दो तो बच जाएगा 2x + 1। तो 2 को बाहर निकाल के इसको पहले इस फॉर्मेट में रखो, 2x + 1 √x² + x + 1 इंटू डी एक्स। उसके बाद हमारा आई क्या बनता है चेक करो, 2 तो बाहर है ही। 2x + 1 dx की वैल्यू है 2t dt। तो एक 2 ऑलरेडी बाहर है, एक 2 यहां से मिला, और अंदर क्या बचा, टी डी टी। टी लिख देंगे, डी टी यहाँ लिख देंगे, और इसकी वैल्यू अगेन टी ली थी, ठीक है। तो इट इज लाइक 4 इंटीग्रल t² dt। t² का इंटीग्रल t³ बाय 3 प्लस सी। तो इट इज लाइक 4/3 टी की वैल्यू हाफ पावर इंटू थ्री, 3/2 पावर लिखते हैं। चेक करो, कर दूं डिलीट। नेक्स्ट, ये बताओ, 10th वन।
हम्म। रूट एक्स को ले लो। ठीक है, लेट रूट एक्स बी टी। अब डिफरेंशिएटिंग क्या बनेगा? 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करें? सो आई बिकम्स वॉट, आई की शक्ल बताओ क्या बनेगी? रूट एक्स को अगर आपने टी लिया था तो यहाँ टी आ जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा? टी का स्क्वायर। डी एक्स क्या हो जाएगा? डी एक्स क्या हो जाएगा? डी एक्स में भी एक्स है, तो इस रूट एक्स की जगह टी लिख सकता हूं मैं। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2t dt। इसकी जगह क्या आ जाएगा? 2t dt। अब जो ये फॉर्मेट है, क्या वो इंटीग्रेबल है? सब टी में तो कन्वर्ट कर दिया है मैंने, बट क्या अभी भी अभी ये इंटीग्रेबल है? नहीं है। टी स्क्वायर और टी में से क्या कॉमन आएगा? क्या बचेगा? ये कट जाएगा। अब 2/t - 1 इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल है क्या? कैसे? कौन सा रूल लगेगा इसमें? अगर ये टी होता तो क्या रूल लगता? 2/t होता केवल, इंटीग्रल 2/t dt, तो क्या रूल लगता? पॉलिनोमियल तो करो, इंटीग्रल क्या आएगा? पॉलिनोमियल रूल से करके दिखाओ। -2। अच्छा, 2 की जगह 1 होता। अच्छा, टी की जगह एक्स होता या डी एक्स होता, मतलब 1/x डी एक्स होता। तो 1/x में log x याद आ रहा है, 1/t में log t याद नहीं आ रहा? 1/x का log x है, तो 1/t dt का log t होगा, ये याद नहीं आ रहा? अच्छा, 1/t dt का log t है, तो 1/t हमारे पास क्या था? t+1। तो t+1 dt का log t+1 हो जाएगा। t और t+1 में कोई फर्क है क्या? कांस्टेंट ही तो एडेड है। हम्म। तो इसको हम पॉलिनोमियल रूल से नहीं कर रहे, तो इसको क्यों करेंगे और फिर इसको क्यों करेंगे? हो गया ना इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेट तो हो गया रूट एक्स को टी लेने से। ये कर सकते हो, इससे आंसर आ जाएगा। बट और थोड़ा सा अब अपन इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये हमने रास्ता चुना, लेकिन मैंने क्या कहा, हर एक क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के 10 तरीके मिल जाएंगे। और थोड़ा आसान रास्ता चुन सकते थे। देखो कैसे। मुझे पता है कि रूट एक्स टाइप के एलिमेंट को टी लेना ही पड़ेगा, और जिसमें से अगेन रूट एक्स जो है डिनोमिनेटर में निकल के आएगा। तो करना क्या है, रूट एक्स को टी भी लेना है, और रूट एक्स को कन्वर्ट करने के लिए छोड़ना भी है, दोनों काम करना है। तो क्यों ना एक्स और रूट एक्स में से एक रूट एक्स कॉमन ले लें। तो डी एक्स ऊपर, एक्स माइनस रूट एक्स में से रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स में से रूट एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा? और रूट एक्स में से रूट एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा? अब अगर मैं इस रूट x - 1 को टी ले भी लूं, तो डी एक्स बाई रूट एक्स मेरे पास सब्सटीट्यूट करने के लिए बच गया, क्योंकि उसके डेरिवेटिव में भी तो रूट एक्स नीचे निकल के आएगा। ठीक है। सो लेट रूट x - 1 बी टी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट 1/2 1/2 रूट x इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स बाई रूट एक्स की वैल्यू 2 dt। अब कर दें सब्सटीट्यूट। सो आई बिकम्स, इसमें से डी एक्स बाई रूट एक्स की वैल्यू तो क्या है?
डी एक्स बाई रूट एक्स की वैल्यू है 2 dt, तो 2 dt में से 2 तो बाहर, dt अंदर है ही सही, और रूट एक्स माइनस वन पूरे को आपने टी लिया है, सो इट इज जस्ट dt बाई टी। dt बाई टी क्या होता है? लॉग मॉडुलस टी। तो केवल 1/x का याद नहीं रखना, 1/t का भी यही होगा, लॉग वाला रूल लगेगा, पॉलिनॉमियल रूल नहीं लगेगा। प्लस सी, 2 log t क्या लिया था? रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। हम चाहे तो 2 को अंदर भी भेज सकते हैं, स्क्वायर हो जाएगा उसका वो, रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। आंसर देखो किस फॉर्मेट में, इसमें या उसमें? इसमें ही है। चल नहीं रहा है तो आज, ठीक है। अगर हम स्क्वायर लिख रहे हैं तो हमको फिर यहाँ पे मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, कि स्क्वायर वैसे ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, कर दूं डिलीट? चलो नेक्स्ट बताओ। 11th बताओ, आप देखें। ये एक्स ग्रेटर देन वन जो है, आप एक्स ग्रेटर देन जीरो लिख देना, और हमको ज़्यादा सोचना नहीं होता हमारे कोर्स में। अगर हमको कहीं सिलेक्शन करना पड़े जहाँ पे एक्स की वैल्यू छोटी आ रही, तो बस हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज कुछ नहीं सोचना। हाँ, क्या करें? रूट ऑफ एक्स प्लस फोर पूरे को उठा लें टी की तरह, ठीक है। तो लेट रूट एक्स प्लस फोर बी टी। डिफ्रेंशिएट करने से पहले रूट को भेज दें, तो फिर ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस फोर इक्वल टू टी स्क्वायर। अब कर दें डिफ्रेंशिएट, सो क्या बनेगा? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल वी गेट एक्स प्लस फोर का डी एक्स, और टी स्क्वायर का 2t dt। अब एक बार करें सब्स्टिट्यूट कि क्या बनता है ये। सो आई इक्वल टू बनता है इंटीग्रल 2t dt में से तो क्या निकलेंगे हम बाहर? 2, टी डी टी अंदर रहेगा ही रहेगा, टी डी टी। अब हमारे पास क्या क्या चीजें देखो, वहां पे एक्स भी है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहां से। एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 4। ये तो किसकी वैल्यू है? एक्स की। एक बार पहले लिखता हूँ मैं इसके आगे, डी टी है ना, टी डी टी इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? टी स्क्वायर माइनस 4, और डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस फोर को क्या लिया है तुमने? टी। तो देखो ये टी से ये टी तो गया, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं सारी चीजें। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा? 2 dt को लास्ट में लगाओ, इंटीग्रल किसको करेंगे हम? टी स्क्वायर माइनस 4 dt को, ठीक है। सो कर दो, 2 को बिल्कुल बाहर पहुंचा दो, टी स्क्वायर का t³ बाय 3, और 4 का इंटीग्रल करो। और 4 का डेरिवेटिव भी जीरो, इंटीग्रल भी जीरो। केवल e⁻x ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रल सेम होते हैं, और दुनिया में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसके डेरिवेटिव और इंटीग्रल सेम होते हैं। डेरिवेटिव जीरो, इंटीग्रल जीरो में से 100% कुछ तो एक तो गलत बोल रहे हैं। अब सोचो क्या गलत बोल रहे हैं? इंटीग्रल गलत बोल रहे हैं। क्या होगा 4? अब मैं इसको अलग अलग करके बताऊंगा तो अभी 2 मिनट में बता दोगे आप। चलो मैं अलग अलग करता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल टी स्क्वायर dt माइनस 2 4 जा 8 को बाहर ले जाऊं, इंटीग्रल dt। अब इंटीग्रल dt क्या बनेगा? t बनेगा, तो 4 का इंटीग्रल 4t बनता। 4t का डेरिवेटिव क्या बनता? 4t का डेरिवेटिव 4। तो ये अगर इसका डेरिवेटिव है तो 4 का इंटीग्रल 4t नहीं होगा? तो वो ऐसा नहीं है कि dt नजर आए तभी हम उसका इंटीग्रल t करें। ये देखो ना, ये 4 dt है ना, तो 4t बनेगा ना, ठीक है। सो टी, अब अलग अलग कर दिया तो फिर C1 C2 भी लेने के जाना पड़ेगा। ये क्या बनेगा? 2 × t³ बाय 3 प्लस C1। मैं इसलिए अलग अलग नहीं करता हूं ताकि ये करने से बच जाए अपन, है ना। अब -8t हो जाएगा, फिर -8 C2 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि dt का होता है t प्लस C2। तो -8 × C2 -8 C2।
अब इसको कंपाइल करो सारी चीजों को, तो आंसर लिखता हूं मैं 2/3। टी की वैल्यू क्या थी? रूट के साथ थी हाफ पावर, हाफ इंटू थ्री, 3/2 पावर तो हो गई ये। फिर -8 टी, टी की वैल्यू अगेन क्या थी? √x+4 प्लस सी, वेयर सी की वैल्यू बताओ? C1 - 8 C, ये आंसर देखो। क्या इसमें से √x+4 को कॉमन ले लो, ठीक है, इक्वल टू, तो √x+4 को नहीं, पूरे 2/3 √x+4 को कॉमन लो। 2/3 √x+4, 2/3 √x+4, ये वाली क्वांटिटी कॉमन है ना। तो 2/3 में से 2/3 कॉमन लिया, और x+4 की पावर 3/2 में से हाफ कॉमन ले ली, तो बचा क्या? पावर 1 बच गई, यानी x+4 बच गया। माइनस √x+4 तो बाहर ले लिया। 8 में से 2/3 कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, पता है आपको? तो 8 को डिवाइड करो 2/3 से, क्या बनेगा? 8 ÷ 2/3 करो। हाँ, 12। ठीक है ना, 2 से 4 कट के 3 4 जा, 8 ÷ 2/3 कर रहे हैं अपन, है ना। तो 4 3 जा 12 हो गया, -12 प्लस सी। अब सॉल्व करो। सी, सी कन्वर्ट कर दिया था ना अपन ने। 2/3 √x+4, 4 - 12 क्या होता है? 8, -8 प्लस सी, वेयर वापस लिखना पड़ेगा, वेयर C = C1 - 8C2। सो दिस इज द फाइनल आंसर, चेक करो, मैच हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, बोलो क्या करें। पूरे को ले लें टी, ठीक है। लेट x³ - 1 की पावर 1/3 बी टी। अब आगे बोलो। क्यूब उधर, 1/3 को उधर भेज दें, तो x³ - 1 की वैल्यू हो जाती है t³। ठीक है। अब यहां से डिफरेंशिएट कर दूं मैं, तो क्या बनेगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट, बोलना x³ - 1 का डेरिवेटिव 3x² dx इक्वल टू 3t³ का बोलना 3t² dt। 3 से 3 तो गया, तो x² dx की वैल्यू t² dt आ गया। अब वहां पे जब मैं इसको इसको सब्सटीट्यूट करूंगा, i इक्वल टू, तो इंटीग्रल x³ - 1 की पावर 1/3 तो आपने ले लिया है t, लेकिन इसके बाद जो क्वांटिटी बचती है वो ये है, क्या बचती है? और मेरे पास क्या है? सोचो क्या करें। अगर यहाँ पे 5 होता तो एज इट इज में यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देता, x⁵ होता, 5 dx होता तो, लेकिन वैल्यू तो है x² dx की, और चाहिए मुझे क्या? x⁵ x⁵ को t लेंगे तो मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा। फिर तो 1/3 पावर सॉल्व ही नहीं होगी। लेना तो बाइनोमियल को ही पड़ेगा, और ऐसी क्वांटिटी को लेना पड़ेगा जो रेस्ट फ्रैक्शनल पावर में है, जैसे हाफ पावर में है, जैसे 1/3 पावर में है, रूट में, ये फ्रैक्शनल पावर्स होती है। लेना तो उन्हीं को पड़ेगा। अब आपके पास किसकी वैल्यू है क्या वहां पे? तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, सोचो जरा। x⁵ था ना, मैंने x³ अलग कर दिया और x² dx अलग कर दिया। अब x² dx तो हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, और बचा x³ वो यहां से निकल जाएगा, तो सब टी में चला जाएगा। मतलब अल्टीमेट टास्क, अल्टीमेट पर्पस क्या है? सबको टी में बदलना, कोई भी एक्स का कंपोनेंट बचना ही नहीं चाहिए। तो यहां से x³ की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन? t³ + 1। अब सब कुछ बदल जाएगा, ये टी लिया था,
एक्स क्यूब की वैल्यू टी क्यूब प्लस वन, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो इट इज लाइक टी, ये और टी स्क्वायर, टी क्यूब हो गया बाहर, टी क्यूब इंटू टी क्यूब, टी टू द पावर सिक्स प्लस टी क्यूब इंटू वन टी क्यूब डी टी हो जाएगा इंटीग्रेट। तो टी टी टू द पावर सिक्स की बताओ इंटीग्रल, डिवाइड बाय सेवन, टी क्यूब का बताओ, प्लस सी। तो 1/7, टी क्या लिया था, 1/3 पावर के साथ लिया था, तो 7/3 पावर हो जाएगी, प्लस 1/4, और ये 4 × 1/3, 4/3 पावर, प्लस सी। चेक करो। सही है, चलें आगे। नेक्स्ट, इसमें बताओ। इसमें तो देखना बहुत सरल है भाई, एक्स क्यूब एक पावर और उससे जस्ट छोटी पावर मिल जाए तो वो तो बोनस है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बनेगा ही वही, जो पावर उससे छोटी पावर भी रखी हुई हो ना, तो उसका डेरिवेटिव होता ही वो है। 100% इसी को टी लेना है। अब बस सोचना ये है कि इतने पार्ट को लें या क्यूब के साथ लें, वो सोचना है बस। क्यूब के साथ लें। अगर हम क्यूब के साथ लेते हैं तो फिर हमको क्यूब को वहां भेजना पड़ेगा, तो वो टी की पावर 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 पावर ज्यादा मुश्किल कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना काम। देखो, पूरे के साथ तब लो जब यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पावर्स हैं, जैसे 1/3, जैसे 1/2, जैसे रूट, तो ये क्या है, उधर जाके टी स्क्वायर टी क्यूब ये सारी चीजें बन जाएंगी। लेकिन अगर ये फ्रैक्शनल नहीं है तो फिर वो फ्रैक्शनल बन जाएंगी, टी की पावर, उसी से तो बचना होता है। सॉल्व वो भी हो जाएगा, लेकिन हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, तो इस बार हम पूरा नहीं लेंगे, अंदर वाला ही लेंगे। ठीक है, लेट 2 + 3x³ इतना पार्ट को लो टी। ठीक है, करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट। बोलो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा। 3×3 = 9x² dx = t का dt। अब हमारे पास x² dx रखा हुआ है यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के लिए, तो x² dx की वैल्यू यहाँ से पूरी नजर वहां होनी चाहिए, वहां पे क्या है, dt/9। ठीक है, सो आई विल बी लाइक dt/9 का 1/9 बाहर निकालो, इंटीग्रल x² dx dt हो ही गया है। और नीचे इतने पार्ट, अंदर वाले पार्ट को टी लिया था ना आपने, तो टी क्यूब हो गया। तो टी का क्यूब बोले तो टी की पावर -3 है, ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना है। टी की पावर -3 dt पॉलिनोमियल रूल से हो जाएगा। करो पॉलिनोमियल रूल से इसको इंटीग्रेट, टी की पावर -2 डिवाइड बाय -2 प्लस सी। तो -2 × 9, 1/-18 हो गया। और टी की पावर -2 है, तो लेट से टी स्क्वायर नीचे बैठा है, तो टी की वैल्यू क्या थी ये, 2 + 3x² 3x³ का होल स्क्वायर हो जाएगा, और वो भी नीचे में, प्लस सी। आंसर देखो, हो गया। चलो नेक्स्ट देखें। तो यहाँ पे ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन खत्म होती है, देखो ये कहाँ से शुरू हुई थी, आज हमने शुरुआत ही इसी से करी थी, यहाँ से। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम कैटेगरी के थे। इसमें क्या हो रहा था, एक्स के पास कभी फ्रैक्शनल पावर्स थी, और एक एक्स बाहर था, है ना, मतलब कुछ बाहर कुछ अंदर, कुछ बाहर कुछ अंदर, कुछ बाहर कुछ अंदर, कुछ बाहर कुछ अंदर। तो ये सब हमने डील किया। अब आ जाओ, कुछ नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ से शुरू होती है 3-4 क्वेश्चंस की, और फिर नेक्स्ट पेज पे ट्रिग्नोमेट्रिक शुरू हो जाएंगे सारे। अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आ रहे, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक भी आएंगे, है ना। I = इंटीग्रल dx, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, आपको पता है क्यों है, क्योंकि log x लिखा हुआ है। एक्स ग्रेटर देन जीरो को मेंशन कर दो। बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप किसी को विदाउट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो तो भी कर दो एक बार के लिए, तो एक एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन की है, लेकिन एग्जाम में ऐसे पर्टिकुलरली नहीं कहेगा कि सब्स्टिट्यूशन सही करो, करना है बस। तो अगर कोई विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है तो जबरदस्ती कुछ लेके टी लेना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो कि टी लेना ही लेना है। बोलो, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
बहुत इजी है। log x की पावर m ले लो या log x ले लो, तो उसमें से 1/x निकल के आएगा, ये रखा हुआ है 1/x। तो पावर m के साथ लें, लेट log x की पावर, देखो पावर m के साथ लेने में पंगा है। क्या पंगा है कि m बाहर आ जाएगा, m log x बन जाएगा, तो log x को ही लो केवल। लेट log x बी t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। और अगर हम पावर m को उधर पहुंचाएं तो 1/m पावर बनती है, फ्रैक्शनल नहीं बनानी हमको ना, उल्टा फ्रैक्शनल को नेचुरल नंबर बनानी है या इंटीग्रल फॉर्म बनानी है ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, ये बन जाएगा dx/x, मतलब 1/x dx इक्वल टू dt। कर दें सब्स्टिट्यूट स्ट्रेट अवे यहाँ पे। अच्छा जी, तो आ जाओ dx/x, ये तो हो जाएगा dt। सो आई इक्वल टू, ऊपर में आ गया dt, dx/x की वैल्यू dt, और log x को क्या लिया था आपने t, तो t की पावर m हो गया ये। तो t की पावर m का मतलब क्या हो गया ये, t की पावर ऊपर में माइनस m, ऊपर लेके जाके सोचो और फिर पॉलिनोमियल रूल लगा दो। बोलो क्या बनेगा, आंसर क्या आएगा, -m+1 डिवाइडेड बाय -m+1 प्लस c। तो -m+1 को 1 - m लिख दें हम, और वो भी हाँ ठीक है, तो ये नीचे है 1/1 - m इंटू टी, क्या लिया था log x, तो log x की पावर 1 - m प्लस सी, चेक करो। सही है। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आओ 15। ये बताओ, बहुत इजी आ गया तो। 2 1, जब पावर छोटी एक एज इट इज दिख जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन है वो, नीचे वाले को ले लें एज इट इज टी। लेट 9 - 4x² बी टी। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट, बोलो क्या मिलेगा, -8x dx इक्वल टू dt। मेरे पास वहां पे क्या है, तो निकाल दो x dx की वैल्यू, क्या बन जाएगा x dx, -dt/8। कर दो सब्स्टिट्यूट, सो आई बिकम्स -dt/8 का -1/8 तो बाहर निकालो, इंटीग्रल dt, और नीचे वाले को लिया था आपने t, dt/t का क्या होता है इंटीग्रल, लॉग मॉडुलस t प्लस c। सो t क्या लिया था आपने, 9 - 4x² प्लस c, मैच करो। -1/8 भी लिखा हुआ है ना। चले नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16th 1, e⁻²x+3, इसका बताओ। इजी है तो, एस फार एस एक्स की लीनियर पावर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये स्क्वायर होता तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ता, अब यहाँ तो आप विदाउट सब्स्टिट्यूशन ही इसको कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूल लगा दो, क्या होता है e⁻x का इंटीग्रल क्या होता है, तो e⁻2x+3 का क्या होगा, और अगर ये e⁻2x² + 3 होता तो उसका क्या होता, नहीं होता। लीनियर तक ही कर सकते हैं, लीनियर मतलब लीनियर, लीनियर से ज्यादा कर ही नहीं सकते। फिर तो सब्स्टिट्यूशन के अलावा कोई चारा नहीं है। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x से, e⁻2x का e⁻2x से, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो मतलब 2 को एडजस्ट करेंगे अभी, मतलब इस फॉर्म में जा सकते हैं। लेकिन अगर 2x² है, अब आप इसको एज इट इज नहीं लिख सकते और फिर 2x² का कर दें, वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो लीनियर तक कोई दिक्कत नहीं, e⁻2x+3। अब चेन रूल से आपको अंदर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो 2x+3 का डेरिवेटिव क्या होता है, उससे हम डिवाइड करना पड़ेगा, डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटीग्रल से भी डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, डेरिवेटिव से। प्लस सी, तो आंसर तो आ चुका है, मैच करो। ठीक है, पर हमने इसमें सब्सटीट्यूशन नहीं किया। अगर सब्सटीट्यूशन करेंगे तो 2x+3 को ले लो t, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या बन जाएगा, वी गेट
विथ रेस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स क्या बन जाएगा, 2 dx इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, dt/2। तो इंटीग्रल क्या बनेगा, dt/2 में से 1/2 निकालो बाहर, i इक्वल टू e⁻²x+3 को t लिया है तुमने, इंटू dx की वैल्यू dt/2 आ, 2 बार गया dt। तो अब e⁻t का इंटीग्रल e⁻t+c, तो इट इज लाइक 1/2 e⁻t क्या लिया था आपने, 2x+3+c। आ गया आंसर, सेम आया, बट पहले जल्दी आया। तो अगर हमको लगे कि हम विदाउट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं तो हमको कर देना एग्जाम में, ठीक है। लीनियर तक कर सकते हो, लीनियर के बाद तो फिर यही प्रोसेस चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये लास्ट एक क्वेश्चन और देखो, इजी है। पावर जो है उसकी छोटी पावर ऊपर है, 2 मिनट का सवाल है। बोलो क्या लें हम टी को, e⁻x², मतलब लीनियर तक ले सकते हैं, लीनियर तक ही ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक नहीं ले सकते। केवल x² को लो, ई के साथ मत लो, क्योंकि अगर e⁻x² ले लिया तो इसका डेरिवेटिव सोचो क्या बनेगा, एक बार तो खुद ही बनेगा, लेकिन चेन रूल से x² का 2x भी तो बनेगा, ठीक है। तो केवल x² को लो। और x² अगर ये 1 होता, पावर 1 होती, तो फिर एक x का वेरिएबल और नहीं निकल के आता, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो लेट x² बी t, differentiating both sides with respect to their respective variables, we get 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx है मेरे पास वहां पे, तो x dx बन जाता है dt/2। सब्स्टिट्यूशन करो, सो i इक्वल टू dt/2 का 1/2 बाहर, एक्स डी एक्स डी टी हो ही गया है, और आपने क्या किया, e⁻x², तो e⁻t। अब ये नीचे में है ना, तो 1/e⁻t में रूल कौन सा लगेगा वो बताओ, जो रूल्स हमने सीखे हैं, पॉलिनोमियल रूल या जितने भी रूल्स हमने सीखे हैं इंटीग्रेशन के, लॉग का नहीं लगेगा। लॉग का तब लगता है जब ये टी होता, ई जहां आ गया वहां लॉग का रूल नहीं लगेगा, ना पॉलिनोमियल रूल लगेगा। ई जहां आ गया, मतलब ई जहां आ गया, आप इसको दो रूल में ब्रेक करोगे। पहले तो आप इसको उधर पहुंचाओगे ऊपर, तो e⁻−t dt हो गया। अब आप ये चेक करोगे कि जो ऊपर चीज है वो लीनियर है क्या, लीनियर है, तब तो उसको आप एक्सपोनेंशियल की तरह कर सकते हो, ई लगा हुआ है तो ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। लेकिन अगर ये t² होता तो नहीं होता, जैसे पहले ही था ना x², तो हमने इसको नहीं किया ना उस फॉर्मेट में ना। तो अब 1/2, जैसे e⁻t का इंटीग्रल e⁻t होता है, तो e⁻−t का इंटीग्रल e⁻−t होगा 3, ठीक है। और फिर e⁻−x² है तो उसको और नीचे लेके जा सकते हैं, -1/2 e⁻x², -x² है ना, तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाके प्लस, आंसर देखो, मैच हो गया, समझ आया। e⁻t का इंटीग्रल e⁻t होता है, तो e⁻−t का e⁻−t ही होगा, बट चेन, हम्म, ठीक है, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, अगर अपन पूरा ही ले लेते e⁻x², तो सोचो क्या होता है, e⁻x² पूरा ही ले लिया हमने t, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, का एज इट इज आ गया, चेन रूल से x² का, और फिर चेन रूल से x का dx, और t का dt। अब सब्सटीट्यूशन करने से सारे x खत्म हो सकते हैं कि वो सोचो आप। तो फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे x dx, तो x dx का ये भी e⁻x²+c, आंसर सेम आ गया, ठीक है। तो लकीली इस बार पूरे को लेने से हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स डी एक्स बन गया। अब अगर ये x³ होता तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि फिर x² बनता, और x² dx तो वहां पे है ही नहीं, फिर वहां पे x² चाहिए होता, ठीक है। तो दोनों तीनों टेक्निक्स बता दी हैं, सारी टेक्निक्स से अपने आप से ट्राई करो एक बार, पहले वैसे ट्राई करो अपने आप से कि चलो इसमें पूरा लेके देखते हैं,
और फिर बीच बीच में जहां पे अटको फिर उसको रीवेरीफाई करो। इस प्रोसेस से चलोगे तो ही एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और केवल कॉपी पेस्ट करने से तरीके से चलोगे तो कितना भी कर लो एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।